मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में काम करते करते मुझे अभी 10 साल पूरे होंगे और इस 10 साल में मुझे सबसे त्रस्त अगर किसी सेक्टर ने किया है जिसके कारण मैं चिंतित हूं, क्रोधित हूं, वो ये डीपीआर बनाने वालों में से। आपने मुझे क्यों बुलाया मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे याद आती है कि मैं जब स्टूडेंट था तो यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा था। तो एक होटल में हमारा अड्डा रहता था, आधा आधा कप चाय पीते थे दिन भर। तो हमारे विद्यार्थियों के रश के कारण होटल का बैंड बाजा बज गया क्योंकि होटल नहीं चलता था। तो वहां फिर वो बोला कि आप लोग आते हैं, गिराहक तो आती नहीं, अब आप ही इसमें से बाहर निकालो, ऐसा होटल मालिक ने मुझे कहा। तो मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं, हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, मैं तुमको मदद करता हूं। तो हमने, मेरे एक मित्र मैन्युफैक्चरर था, उसको मैंने कहा कि तुम अलमारियां बनाते हो स्टील की, यहां अलमारियां रख दो, अगर बेची जाएगी तो आपको पैसे दे देगा और बाकी कमीशन उसको मिलेगा। फिर बात होने के बाद उसने कहा, मैन्युफैक्चरर ने, कि एक ही कंडीशन पर मैं उधारी पर रखूंगा, अगर तुम इसमें पार्टनर बनोगे तो मैं जबरदस्ती पार्टनर बन गया। फिर स्टील फर्नीचर का धंधा शुरू हुआ। तो उस समय दिल्ली का फर्नीचर मार्केट अभी भी, तब दिल्ली का ठग करके एक पिक्चर आता था। तो दिल्ली में फर्नीचर बहुत सस्ता मिलता था, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो यही मैं पहली बार दिल्ली आया और मैंने डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, फोल्डिंग चेयर्स होलसेल रेट में यहां से ली। जो मैन्युफैक्चरर, जो दुकान था, उसने कहा कि टैक्स लगेगा। मैंने बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल चाहिए। तो मैं, उसने कहा कि फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स दिया और मैं वो बिल लेकर नागपुर गया और जब मुझे पता चला कि वो बिल नहीं था, उसके ऊपर एस्टीमेट लिखा था। जब चार्टर अकाउंटेंट ने देखा कि तुमने टैक्स भरा तो ये तो है ही नहीं, ये तो एस्टीमेट है। फिर पलंग बेचने की शुरुआत हुई। एक डबल बेड का पलंग, एक नए कपल की शादी हुई थी, उन्होंने मेरे से खरीद के लेके गए। 3 दिन में पलंग लेकर वापस आए, वो पूरा बेंड हो गया था। तब से मैंने कान पे खड़ा लगा लिया कि दिल्ली कभी आना नहीं और दिल्ली का कोई फर्नीचर खरीदना नहीं। और आई हैव ए वेरी वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट दिल्ली फ्रॉम दैट डे। कि हमारे महाराष्ट्र में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है और ऐसे कोई बदमाशी डायरेक्ट नहीं कर रहे, ईमानदार है। यहां समझ में नहीं आता, सब लोग पैर छूते हैं, पैर खींचते हैं कि पैर छूते, समझ में नहीं आता। मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिल्ली का मिला। प्रॉब्लम है, आप क्यों सस्ता करते हो? आपको किसने कहा था ये टेंडर सस्ते में भरो करके? और इसमें ये हमारे ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। ये जो आप में से, मैं आज ही, मैंने एक 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एक NHIDCL का फॉलोअप किया। एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि जिसमें तुम्हारा नाम लिए बिना हम आगे गए। हर जगह पर कॉम्प्लिकेशंस। और हमारे लोग ऐसे होशियार हैं कि व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द 2 persons, 1 person कैनॉट बी ए जज। तो ये जज भी यही बनते हैं क्योंकि ये NHI में ऑफिसर है ना, तो ये उसको झुकाते हैं और वर्क कर लेते हैं। अभी आज मैंने वहां, आप नाराज मत होना, पर वहां जो बोला वो आपको बताता हूं कि एक आधे रेस्टोरेंट में जाना, कलाकंद खाना, सब चाय कॉफी पीना, समोसा खाना और बाहर आते समय काउंटर पे हे करके हंसते हुए निकल जाना, ये कैसे होगा? वैसे ही उसको काम करा लेते हैं। काम करने के बाद उसके पैसे नहीं देते। ये कौन सी इथिक्स है? आप में से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, सही में मैं अच्छे भाव में पूछना चाहता, कोई डीपीआर कंसल्टेंट है कि जिसको 100% उस प्रोजेक्ट का पेमेंट मिला है कोई? हाँ, हाथ ऊपर करो ना, कोई है क्या? नहीं। इस देश में 1,68,000 लोग मरते हैं और सबसे बलि किसका देते हैं? ड्राइवर,
रैश ड्राइविंग कर रहा करके उसका बलि देते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सही में आपका ऑफिस है कि नहीं है, कि आप घर में बैठकर गूगल पर लाइन मार के DPR तैयार करते हैं। इसका कारण कितने एक्सीडेंट हो रहे, कितने ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, सब आपके दोष नहीं, अधिकारी भी उतनी है। और ये जो मैंने एक IAS ऑफिसर को प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना है, बाईपास सर्जरी, टेंडर निकाल के लोएस्ट के पास जाओ ना, तुम स्कॉट में जाके अच्छा हॉस्पिटल में जाने की कोई जरूरत पड़ती तुमको, तब क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम यह है कि आप नीचे में आपकी एसोसिएशन है, आप मत कोट करो, हम थोड़े पैसे, बिल्कुल मैं मत है कि भाई आप काम करोगे, आप 25-40% मार्जिन लेके काम करो, आपको हम पैसे नहीं देते और आप क्या काम करते उनके आप पैसे नहीं देते। अभी मैंने बहुत अच्छा NHIDCL की जब स्थापना हुई तो जाजू करके IAS ऑफिसर था, उसने एक बड़ी सुंदर वेबसाइट बनाई और कंसल्टेंट को कहा कि ये DPR कंसल्टेंट को कि तुम्हारी मैन पावर जो है उसके डिटेल दो। जब डिटेल मांगे तो एक ही इंजीनियर 4 कंपनियों में उसी का नाम है। मेरा कहना है कि ऐसे नियम मत बनाओ ना, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप रिप्रेजेंट करो। पर ये कुछ बातें, ये अधिकारी जो है सरकार में, ये आपको झूठ करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। और कुछ आप भी आपके प्रोफेशन में क्यों नहीं क्वालिटी प्रोफेशन बनाते हो? यू कैन चार्ज मोर। हमारे यहाँ एक पुल बनाना था, NHAI ने बनाया। अब पूरा पुल अगर एक पिलर पर बनाते हैं, ट्रैफिक एरिया दोनों बाजू में बस्ती है, तो डिजाइन में उसने 4-4 खंबे देके पूरा रोड का सत्यानाश कर दिया। क्यों ऐसे डिजाइन बनाते हो? क्यों ब्लैक स्पॉट को इतने, एक आपके एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जिसमें ब्लैक स्पॉट्स नहीं है। 1,68,000 लोग मर रहे, 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, हाथ पैर लोगों के टूट रहे। इसका कारण 90% इंजीनियर जवाबदार है। कितने लोग मरेंगे? और जब आपको, अगर ये उस समय मुझे मालूम है इसमें आपकी गलती नहीं है, यूपीए सरकार में एक जन थे, वो कहते थे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी करनी है, ये अंडरपास निकाल दो, ये ब्रिज निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, और उसके कारण फिर कॉस्ट कम करने के लिए रोड बना और फिर प्रॉब्लम आए। मैं जब मंत्री बनकर जब आया तो NHAI के स्टोल प्रोजेक्ट की संख्या 406 थी और कॉस्ट इन्वॉल्व 3,85,000 करोड़ थी। कारण क्या थे? लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ। कारण क्या थे? रेलवे का क्लियरेंस नहीं मिला। कारण क्या थे? फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिला। और कई जगह पर ये जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, मैंने बोला इसका नाम बदल दो, इसका नाम रखो डिपेंडेंट इंजीनियर। जो NHAI के ऑफिसर के तरफ इशारे पर अपने ओपिनियन देता है, वो नाम रखो इसका। क्या सिस्टम को पूरा खत्म हो गया हो। और बिल्कुल आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पैसे में कोई कमी नहीं। आप अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में, मैं बार बार कहा कि भाई, आज ही सेक्रेटरी से मैं बोल रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर DPR बनाए, PMC बनाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना तो हमने 10 पैकेजेस को उसमें डिवाइड किया, और जो PMC आई थी उसमें फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी के जॉइंट वेंचर्स थे, और उनको हमने कहा था कि आप A to Z पूरा आपके पास होगा। जैसे शादी में होता है, बग्गी वही लाता है, घोड़ा ही वही लाता है, खाने की व्यवस्था वही करता है, अपने को जाना बैठना और शादी करना पूरा उसके ऊपर दे दो। अच्छा चला। उस समय धीरूभाई अंबानी जी ने 3600 करोड़, यानी आज के 40,000 करोड़ कोट किए थे। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे 1600 करोड़ में, 16,000 करोड़ में आज के समय पैसा बच गया। क्वालिटी अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को बदल, बहुत कमेटियां हुए, पांडे जी भी बैठे, इनको भी बताया था, 2 पांडे मिलकर DG और ये बैठ के करें, कुछ हुआ नहीं। आई एम सॉरी, कुछ नहीं हुआ, अभी भी वैसे ही चल रहा है। और ऐसी सिस्टम बनाई है कि जिसके कारण क्वालिटी का काम ही नहीं हो रहा, ना डिजाइन में क्वालिटी आती है, न इंटरनेशनल चेंजेस जो हुए, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, उसका ये नहीं होता। अगर आपके DPR के आधार पर वो टेंडर निकालता है, टेंडर निकालने के बाद एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क, EOT, COS बनता है, COS हमारे लोग देते नहीं, कॉन्ट्रैक्टर दिवाला पिटता है।
और वो उसके काम किए हुए काम के पैसे मिलते नहीं, और वही विशेष सर्कल चल रहा है। हमको उसको ब्रेक करना है। और इसलिए आपको पहली बात ये निकाल डालो कि आप ज्यादा पैसे चार्ज करोगे तो कोई प्रॉब्लम, पर ऐसी सिस्टम तो बताओ सरकार में। यहां गधे घोड़े सब बराबर है, अच्छे भी लोग काम करते हैं वो भी बराबर है, सब एक ही और सबको एक ही मार्क है। हमारे सिस्टम में भी कमियां हैं, मैं नहीं मानता कि आपको केवल दोष दे रहा हूं। और बाद में गलतियां होने के बाद उसको स्वीकारने की भी तैयारी नहीं होती सरकार में, क्योंकि सरकारी अफसर है सबसे शान है, बाकी लोगों को समझता नहीं कुछ। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस सिस्टम के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, आपको भी पैसा नहीं मिल रहा। अभी टनल की इंक्वायरी हुई, अब उसका रिपोर्ट आएगा। अब कितने जगह पर ऐसी स्थिति है कि ये सिस्टम के कारण हमको क्वालिटी मिलती नहीं, उसके आपके आधार पर हम लोग टेंडर निकालते हैं, और टेंडर निकालने के बाद आज मैं 4 घंटे बैठा था, खाना पीना छोड़ के बैठा था। उसने कहा कि 15 मीटर का ये लगेगा, वो 450 मीटर निकला। ऐसे कैसे डीपीआर आप बना दो? मैंने कहा कि ये जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं इसको कॉन्ट्रैक्टर के सौंप दो और उसको बोलो कि बैंक गारंटी दो और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी की जिम्मेदारी ले लो। लगे ज्यादा कोट करे वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर काम तो ठीक से करें। तो पहली बात तो ऐसे कि वी आर ओपन फॉर दैट। आप बिल्कुल अच्छा सुझाव दीजिए, आप बिल्कुल अच्छा पैसा कमाइए, आप अच्छे लोगों को हायर करने के लिए उनको अच्छी सैलरी दीजिए, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। किसने कहा आपको कि कम पैसे? आप ही कोट करते हो कंपटीशन में। और हमने एक नाम बना दिया कि सब बराबर के हैं, जिसके पास 4 इंजीनियर है वो भी कोटेशन भरता है, और जिसके पास 40 है वो भी भरता है, और फिर क्वालिटी में सब समान होकर जो फाइनेंशियल बीड में आता है उसको काम मिलता है। देयर में बी सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अवर पॉलिसीज, देयर में बी सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ योर अप्रोच। तो मुझे लगता है कि आज आपने दिन भर किया होगा उसका सही में लाके दो। मैं बहुत त्रस्त हूं, 10 साल में मुझे जिस चीज के ऊपर बराबर काम नहीं कर पाया हूं वो कारण डीपीआर। बहुत ही नाराज हूं इस बात के लिए, और इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, ये आप समझ ही नहीं पाएंगे। कितने आर्बिट्रेशन में जा रहे, कितने लोग झगड़े हो रहे, विवाद हो रहे। अच्छा, उसमें कोई रिजॉल्व करने के लिए भी तैयार नहीं। अगर गलती है तो मान्य करो, उसको रेक्टिफाई करो, एडिशनल वर्क किसने किया है तो उसके पैसे दो। बोला मैं क्यों लूं, फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो निर्णय मत करो। आज एनएचआई डीसीएल में जो तो पूरे दबा के बैठा था फाइल। मैंने बोला तुम क्यों डायरेक्टर बनते हो? इफ यू डोंट वांट टू टेक द डिसीजन, आप चपरासी बनो ना। आपको प्रमोशन भी चाहिए, बड़ी पोस्ट भी चाहिए, और निर्णय भी नहीं करना, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए तो जो आपका कॉन्शियस कहेगा ट्रांसपेरेंसी के साथ वो निर्णय करो। और बहुत बार इसके कारण इस सेक्टर में बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस आए। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये इंडिपेंडेंट इंजीनियर, ये सब अथॉरिटी इंजीनियर सब फेल हो गया है। अब इसको कोई किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप ज्यादा देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 2000 करोड़ है, उसमें डीपीआर बनाने वाला अगर उसमें 1 और 2% लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप इस सिस्टम को तो बताइए कैसी करनी चाहिए। बिल्कुल मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, और इसमें से जो अपेक्षा है उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो, हर बात को क्लियर करे। आज उसने एक बड़ी अच्छी टर्म यूज की थी, वो ज्यादा लेंथ कितनी हो ऐसा लिख दिया कि निर्णय उससे कोई कर ही नहीं सकता, सब कंफ्यूज हो गए। तो फिर अटक गया, वो काम करा लिया उससे वहां उसने, अब वो पैसे नहीं दे रहे। तो मुझे आप ही एक से अनुरोध करना, मैं तो आपके विरोध में नहीं हूं। हर सेक्टर में देखो, क्वालिटी, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल is the biggest capital of 21st century। और ये आप जब क्वालिटी का काम करोगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, और इसके लिए आप आपके साथ दुनिया के साथ बदलने का भी सीखो। जो आउटडेटेड हुआ है, जिसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, वो डिजाइन क्यों तैयार करते हो?
अभी हमने ये इन्फोर्समेंट कंक्रीट के कंसेप्ट लाया, मलेशिया में सक्सेसफुल हुआ, सिंगापुर ने एक्सेप्ट किया, फिर भी डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर 120 मीटर तक जा सकते हैं, उससे कॉस्ट बचेगी। तो आप ये सब नई नई टेक्नोलॉजी को डाल दो उसमें। मैं तो सिंपल कहता हूं कि इतना ही डाल दो कि इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी का पीरियड इतना होगा, लेट यू टेक द डिसीजन अबाउट द टेक्नोलॉजी। कुछ कम ज्यादा होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसलिए इस सेक्टर का ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आपको एक बात ये भी जरूरी है कि अच्छा पैसा नहीं दोगे तो लोग कहां से मिलोगे। आप अगर अच्छे इंजीनियर्स रखना चाहते हैं तो उसको अच्छा तनख्वाह देना पड़ेगा, और आप अगर वो भी तनख्वाह देकर कबूल करके उनके भी महीने के पैसे नहीं दोगे तो आप क्या, कौन नौकरी करेगा। तो ये विशियस प्रॉब्लम जो है इसको रिजॉल्व करना है, और हम लोग आपकी मदद करने के लिए। आप 10 साल में मेरे पास क्यों नहीं आया इतने दिन, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे तो, मैं समझना चाहता हूं, मुझे सिस्टम के लूप होल बताओ, उनको ठोकना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार की सिस्टम तो नहीं होगी जिससे देश का कल्याण नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोगों ने अच्छा भी काम किया है और अच्छी क्वालिटी डिजाइन्स भी दिए हैं। प्रॉब्लम वो आता है कि जब उनकी कंपटीशन लोएस्ट में है, तो ये ऐसा नियम बना है कि इसमें आप रेटिंग करने की बात बीच में मैंने की थी कि डीपीआर कंसल्टेंट का रेटिंग करो और वही आएंगे, ऐसा करो। तो आप भी सुझाव दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। आप, मैं काफी बातों के लिए नाराज हूं, उसको अन्यथा मत लीजिए, पर ये इतना 10 साल के अनुभव का मेरा, आज भी हर प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जहां तुम्हारी कोई ना कोई कला दिखी हमको, हर प्रोजेक्ट को फंसाया। और इसलिए कितने दिन तक यही करते रहना चाहिए। आप बिल्कुल ज्यादा पैसे लो, सिस्टम को बनाओ, और एक बार आप एसोसिएशन की तरफ से हमें बताओ कि व्हाट इज टू बी यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको क्या चाहिए। और ये बिल्कुल सही है कि कम पैसे से होता नहीं। आप रीजनेबल पैसा अगर नहीं मिलेगा तो आप क्वालिटी सर्विस नहीं दे सकते। फिर आप में से लोग ये जो कंपटीशन करके और पूरे पैसे मांगने के लिए फिर सरकार के पास आती ही नहीं, और 60-70% पैसे लेके भाग जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, इसमें आप बताओ कि आपको ये कैसी हम ट्रांसपेरेंट करें, क्वालिटी कॉन्शियस सिस्टम करें, टाइम बाउंड कैसे करें, और इस सिस्टम को कैसे सुधारें, कि इसमें कमियां क्या है। एनएचआई, डीसीएल, एनएचआई और मिनिस्ट्री तीनों में मैं बहुत बार कहता हूं कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, पर परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। और हमारे भी सिस्टम में कम त्रुटियां नहीं है। अभी मैं कर्नाटक का एक रिव्यू कर रहा था, तो हमने नियम किया कि तुम ये 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना अपॉइंटमेंट डेट नहीं देना। हमें भी मूर्ख बनाने वाले लोग ने, हमारे एनएचआई डीसीएल में एक अधिकारी आता आईएएस ऑफिसर, मैं बोला अवार्ड करो अवार्ड करो। उसने एक दिन मुझे, सर मैंने 40-45 प्रोजेक्ट अवार्ड किए, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब वो रोज भुगत रहे, वो तो गया, ट्रांसफर हो गया। एक प्रोजेक्ट में 10% लैंड पे अपॉइंटमेंट डेट, 15% पे अपॉइंटमेंट डेट, सब लफड़े फंसे हुए प्रोजेक्ट है। अब उसको निकालते निकालते हालत खराब हो गई। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हमारी भी कमियां हैं, सिस्टम की भी कमियां, और अल्टीमेटली तो कोई अधिकारी थोड़ी गाली खाता है, सरकार खाती है, मंत्री खाता है। इसलिए आज जो आपने दिन भर जो कुछ आपका चिंतन किया है, उसमें आपके लिए क्या है, सरकार के लिए क्या है, एनएचआई, एनएचआई, डीसीएल के लिए क्या है, उसका फॉलोअप करो। और मैं मानता हूं कि मेरे पास दे दो, मैं 100% करूंगा। हमने बहुत, पंडित जी भी कमेटी का रिपोर्ट आया था, मालूम नहीं कौन आता है, सरकार में भी हमारे ऐसे लोग आते हैं, कोई तो भी फाइल पे बैठ जाता है। जैसे मैंने बताया कि कर्नाटक में सब कॉन्ट्रैक्टर को मैं आपको बताने के लिए भूल गया, तो उसने सबको 10% लैंड एक्वायर की, अपॉइंटमेंट डेट दी, पूरी दे दी। वो मंत्री बैठे थे, मैंने बोला क्यों दी तुमने, कॉन्ट्रैक्टर थे, कंसल्टेंट थे, सबको खड़ा करके पूछा क्यों किया, चुप बैठे। बोला मैं ग्रास रूट पर काम करता हूं, मैं समझता हूं तुमने क्यों किया। तो मैंने बताया कि तुमने 10% मोबिलाइजेशन एडवांस चाहिए, इसलिए तुमको अपॉइंटमेंट दी थी। और तुमने 10% मोबिलाइजेशन एडवांस क्यों लिया,
क्योंकि बुरे ग्रहों की पूजा मंगल कार्य के पहले करनी चाहिए। इसलिए अधिकारियों को, एमएलए एमपी को पैसा बांटने के लिए तुमने 10% एडवांस लिया, इसलिए तुमको अपॉइंटमेंट डेट मिल गई, और अपॉइंटमेंट डेट में 40% जगह मिली थी तो भी पूरी जगह मिल गई करके लिख के दिया, क्योंकि पैसा चाहिए था 10% एडवांस। पूरे काम रुके हुए हैं और इसके कारण सरकार में एस्केलेशन बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहे हैं, काउंसिलेशन में जा रहे हैं, डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, और कुछ तो कंपनियां डुबा दी। बाहर बोलना मेरा ठीक नहीं है, एनएचआई के और हमारे सरकारी अधिकारियों ने इस देश के बड़े बड़े कंपनियों का दिवाला निकाल दिया। कुछ लोगों ने काम करना बंद कर दिया इनके गलत नीतियों के कारण। बाहर बोलते समय नहीं बोला जाता, पर यह सच्चाई है। इसका कारण इस सेक्टर में अच्छा काम हुआ है, और अच्छा काम हुआ उसके लिए आप लोग भी प्रशंसना के लिए पात्र हैं। पर जो काम नहीं हुआ, जिसमें दिक्कतें आ रही है, उसको सुधारने का काम मेरा है, मंत्री करके एडमिनिस्ट्रेशन का है, और आप भी एक स्टेक होल्डर है, आपका भी है। तो 10 साल में आप ये क्यों नहीं बता दें कि इसमें क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज आपने जो दिन भर अध्ययन किया है उसका अभी इसको छोड़ो मत। यहां इसके आधार पर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, क्वालिटेटिव अच्छी सिस्टम बना, और आप बिल्कुल अच्छा पैसा लो, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी सिस्टम में आजकल ऐसा है कि अगर हम लोएस्ट को नहीं देते तो एलिगेशन होते हैं कि इन्होंने पैसे खाए, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो हम टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन को करके अच्छे कैटेगरी में ABCD कैटेगरी तैयार करें, और उसमें अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है, अभी तो सब भीड़ में मिल चुके हैं और कंपटीशन होती है, तो इससे क्वालिटी नहीं हो पाएगी। और इसलिए दिस इज ये जो DPR है, इट इज द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। कितने लोग मर गए, कितनी गलतियां हैं, वहां जाकर आपने देखना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसा स्पॉट है। आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि अगर आप DPR तैयार कर रहे हैं तो आप कहें वहां पूरा अलाइनमेंट पे विजिट नहीं करना चाहिए। कितने लोग विजिट कर रहे हैं अलाइनमेंट के ऊपर। हमारे RO और PD को हमने बताया कि प्रोजेक्ट का टेंडर निकालने के पहले तुम विजिट करो, करती नहीं। सबकी दौड़ धूप एक ही तरफ है, टेंडर निकालना, और टेंडर निकालकर टेंडर बांटना। बाकी कामों के लिए किसी के पास समय नहीं है, जिसके कारण ये डिटोरेशन काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, सिस्टम भी जिम्मेदार है, और हम उसको क्वालिटेटिव इंप्रूव करना चाहते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने आज के डिस्कशन में हमें सुझाइए ना। अभी आज मुझे सेक्रेटरी को मैंने कहा ये PMC करना उपाय है, बोले फिर DPR करने के बाद 2 साल प्रोजेक्ट नहीं होता, तब तक फिर वो लटकते रहेंगे। मैंने बोला एक काम करो कि PMC बनाकर DPR बनाएंगे, इस स्टेज पर इतना पैसा मिलेगा, फिर प्रोजेक्ट के सब क्लियरेंसेस पूरे मिलेंगे तो एक एक क्लियरेंस के पीछे इतना पैसा मिलेगा, फिर प्रोजेक्ट को डिजाइन सुपरवाइजिंग करने के लिए जब शुरू होगा इतना % काम होगा, इतना फर्स्ट उसका ये होगा, इतना पैसा मिलेगा। मैंने बोला हम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वे आउट। मतलब मैं आपसे सुझाव दूंगा कि आपकी इस अध्ययन के साथ इस सेक्टर को बढ़ाना है, और आप कॉस्ट भी कम कर सकते हो, क्वालिटी को सुधार सकते हो, समय को बचा सकते हो, और देश के लिए अच्छा काम भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इसमें से निश्चित रूप से जो जो आपके सुझाव आएंगे वो आप मेरे तरफ ही दीजिए, क्योंकि अभी ये सिस्टम में देकर बदलेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और मैं तो इसके पीछे ऐसा गर्म तवा जैसा बैठा हूं कि मुझे दे दो तो मैं ठोक पीट करके पूरे करीब हो, क्योंकि ये काम करना ही है। और आई एम द पॉलिसी मेकर, आई एम द लास्ट पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस, क्योंकि मैं पब्लिक में उसको मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो आपको मैं अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल अच्छी सिस्टम बनाओ। और शर्मा जी चिंता मत करो, आप ज्यादा पैसा देखो, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। जब हमको कोई ऑपरेशन करना है सीरियस, तो बड़े डॉक्टर चाहिए, तो बड़े डॉक्टर, वो दूसरा डॉक्टर अगर 50 रुपए 100 रुपए में आता तो वो बोलता है मुझे, अभी मैं लॉयर हूं, हमारा एक वकील थे, हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े वकील थे, एक तारीफ पर वो 25 लाख रुपए लेते थे, फिर भी लाइन लगा के लोग उनके पास जाते थे। यानी 25 लाख रुपए लेने के बाद में भी लोग मेरे पास आते थे कि उनको बोलो मेरी केस लो।
यानी फुकट में नहीं, फी में। अब राजनीति रहे, बिजनेस रहे कि कॉन्ट्रैक्टरशिप रहे, क्वालिटी की कदर होने वाली है। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को कहता हूं, देखो भाई, देना है तो वोट दो, नहीं देना है तो मत दो। मैं तुम्हारा जो देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा। मेरे प्रिंसिपल ऐसे से है। और मुझे अनुभव आया कि सब वोट देते हैं, जो अपोजिट वो भी देते हैं। अगर आप ठीक बात करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग टर्म पे ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी ये ज्यादा अच्छी है। और इसलिए बिल्कुल इस सेक्टर में क्वालिटेटिव रिफॉर्म करने के लिए आप लोग आगे आइए, आपके रिकमेंडेशन दीजिए, आपके एसोसिएशन के द्वारा हमारे साथ डिस्कशन करिए और हम इस पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। और बिल्कुल संकोच मत करिए, हर आदमी को उसकी मेहनत का जो प्रॉपर मुआवजा वो मिलना चाहिए। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उसमें तो मैं कहूंगा कि आप 2% ज्यादा लेंगे तो हमारे 25% बच जाएंगे, क्योंकि आप जो घटिया डिजाइन बनाते हो या बिना बैठे गूगल पे अपना पीपीआर तैयार करते हो, हम उससे और तकलीफ में आते हैं। तो आप बिल्कुल संकोच मत करिए, हम लोग इसमें भी कोई संकोच नहीं करेंगे। पर प्रॉब्लम केवल एक बात का आता है कि जब टेंडर निकलता है तो लोग पूछते कि भाई लोएस्ट को क्यों नहीं दिया, तो वो भी उपाय बताइए हमको। आज ही मीटिंग में किसी को था डीपीआर का, तो सेक्रेटरी बोले इनको ब्लैक लिस्टेड कर दो। अब प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है कि एक बार जब मैंने बड़े होशियारी के साथ कहा था कि डीपीआर कंसल्टेंट की मैन पावर कौन सी है, उसकी कंप्यूटराइज एक इस पर लिस्ट रखो, हर कंपनी की लिस्ट रखो कि उसके पास कितने लोग काम कर रहे हैं। और जब ये फ्रॉड बाहर आया तब सभी को ब्लैक लिस्ट करने की नौबत है। तो मैंने कहा मेरी गलती हो गई, मेरा वापस ले लो, जैसी लिस्ट है वैसे रखो, क्योंकि जो काम करना है उसके लिए ये भी नहीं मिलेंगे तो आपके काम आगे नहीं होंगे। तो ये निकालो, ये होशियारी अपनी बाजू रखो और जो है उसको रजिस्टर करो, कार्रवाई फारवाई मत करो, छोड़ दो, क्योंकि है ही नहीं लोग। दिस इज यू आर स्टेक होल्डर्स, वी आर स्टेक होल्डर्स। We don't have any problem as far as whatever the fees, consultancy जो आपकी होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्वालिटेटिव चेंज करने में आपके सुझाव सरकार की तरफ से हम लोग बिल्कुल आपको चाहते हैं, आप सुझाव दीजिए और उसमें से एक ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री अच्छी सिस्टम बनाकर हम देश के विकास में और आगे जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें आपका सहयोग मिलेगा।